जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामपुर स्टडी में। मैं आप लोगों के सामने एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन रख रहा हूं, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। उससे पहले मैं आप लोगों के सामने ये प्रतिमा दिखा रहा हूं। ये आप लोग देख रहे होंगे कि किस महापुरुष की प्रतिमा है। तो ये जो प्रतिमा है, ये है आपकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी आज पुण्यतिथि है। इन्हीं के दिवस पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये आज़ाद हिंद की जो है स्थापना इन्होंने की थी। आज़ाद हिंद की स्थापना इन्होंने की थी। और इनका एक नारा था, वो कौन सा नारा था कि तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इनकी आज पुण्यतिथि है। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये इनकी आज जो जयंती है, कौन सी जयंती है? तो 125वीं जयंती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। स्वतंत्रता में इनका बहुत योगदान रहा। जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ, उसमें इनका बहुत योगदान रहा। तो आप सभी को मेरी तरफ से इनकी जयंती पर शत शत नमन। अब चलिए हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पीएच स्केल क्या है? इसको परिभाषित कीजिए। पीएच तो ये है क्या? ये आपकी जो है अम्लीयता एवं क्षारीयता मापने की इकाई है। अब अगर इसकी हम बात करें तो इसकी जो खोज की थी वो की थी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे। सोरेनसन, इन्होंने जो है खोज की थी पीएच स्केल की। अब कब की थी? तो ये की थी सन 1909 में। इन्होंने जो है 1909 में पीएच की खोज की थी। अब पीएच का अगर फुल फॉर्म पूछ जाए, पीएच, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम एच से लिखे देते हैं। पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी जो खोज है वो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी? 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में जो है खोज की थी। इसमें जो आपके खाने होते हैं वो कितने खाने होते हैं? तो इसमें खाने होते हैं 0 से 14। कितने होते हैं? 0 से 14 खाने होते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। पीएच मापने का स्केल होता है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है कि झूम खेती क्या है? झूम खेती को हम स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। स्थानांतरित खेती भी इसी को हम कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें होता यह है कि पेड़ों को काट करके इसकी खेती की जाती है। जैसे कहीं क्षेत्र पर फल पर आपका वन लगा हुआ है, मान लो ये, अब ये वन यहाँ पर लगा हुआ है। अब जब खेती करना होता है तो इन वनों को काट करके हम लोग, या जहाँ पर इसका प्रचार ज़्यादा हुआ है वहाँ पर इन वनों को काट करके और उसी पर खेती करना आरंभ हो जाता है। तो इसी को स्थानांतरित खेती कहते हैं। इसमें वनों में जो है, जंगली वनों में उर्वरा शक्ति ज़्यादा होती है, इसलिए वन को काट करके और खाद्यान्न योग्य जो है फसलें उसमें लगाई जाती हैं। इसी को हम स्थानांतरित खेती कहते हैं। इसका जो ओरिजिन प्लेस माना जाता है वो आपका इजराइल है। इजराइल जो है इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है झूम खेती का। आज की कुछ आवाज़ मोटी लग रही है तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। हमारी कुछ तबीयत आज ठीक नहीं है।
तो इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो इजराइल है। और अगर हम बात करें कि हाँ बात का ये स्थानांतरित खेती है आपकी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, झूम खेती। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर है। तो भारत की जो कृषि है वो सबसे अधिक आपकी वर्षा पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? वर्षा पर। भारत की कृषि सबसे ज़्यादा वर्षा पर निर्भर है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि भारत में सर्वोत्तम चाय का उत्पादन कहाँ होता है। तो भारत में जो चाय का उत्पादन है वो आपका होता है दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में जो है चाय का उत्पादन, दार्जिलिंग में जो है आपका चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और दार्जिलिंग की चाय जो है आपकी, दार्जिलिंग की जो चाय है इसी को जीआई टैग भी दिया जा चुका है। जीआई टैग ये आपका एक तरह से मान सकते हैं कि पुरस्कार होता है। उसी हिसाब से जो है दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया है अभी हाल ही में। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 कि बैंगन की संकर किस्म है। तो बैंगन की जो संकर किस्म है वो है आपकी अनमोल। कौन सी है? अनमोल। ये आपकी जो है बैंगन की संकर किस्म है। और इसके अलावा अगर देखा जाए अनमोल खाली नहीं, इसमें पूसा लगा लो क्योंकि ये पूसा से विकसित की गई थी, पूसा नई दिल्ली से। तो इसमें जो पूसा, अनमोल और एक आपकी होती है कल्याणपुर। कल्याणपुर ये भी आपकी जो है कल्याणपुर विजय, ये जो है इसकी किस्म है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बैंगन की संकर किस्म है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि कृषि विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो कृषि विकास के लिए जो राष्ट्रीय बैंक की स्थापना है वो कब हुई थी। तो वो हुई थी आपकी 22 जुलाई 1948 में। कब हुई थी? 22 जुलाई 1948 नहीं, 84 होगा। 1984 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कृषि विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना 22 जुलाई 1984 को हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि एपी कल्चर, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि एपी कल्चर किससे संबंधित है। तो ये जो आपका है एपी कल्चर ये संबंधित है आपके मधुमक्खी पालन। किससे? मधुमक्खी पालन से जो है संबंधित है एपी कल्चर। यह मधुमक्खी पालन को हम एपी कल्चर कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगर हम मधुमक्खी पालन की बात करें तो ये आपका जो है एक तरह से व्यापार है, व्यापार है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है। तो रानीखेत जो बीमारी होती है ये आपके मुर्गियों से संबंधित है। किससे? मुर्गियों से जो है संबंधित है रानीखेत बीमारी। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया है 9 नंबर कि खाकी क्रांति किससे संबंधित है। तो खाकी क्रांति जो है आपकी चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। किससे? चमड़ा उत्पादन से संबंधित है खाकी क्रांति। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 11 कि सियोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है। तो जो सियोलॉजी है इसके अंतर्गत जो है आपका जो ये होता है, सियोलॉजी के अंतर्गत इसे हम क्या कहते हैं? चाय का अध्ययन। क्या कहते हैं? चाय का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत किया जाता है।
सियोलॉजी, चाय का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि यहाँ पर फ्लेरिस माइनर होगा ना कि फेरस माइनर, फ्लेरिस माइनर होगा। कौन सा? फ्लेरिस माइनर। माइनर के 1000 दानों का वजन होता है, इसे हम टेस्ट वेट कहते हैं। तो इसके जो 1000 दानों का टेस्ट वेट होता है, ये होता है आपका 2 ग्राम। कितना होता है? 2 ग्राम। इसी को हम गेहूं का मामा भी कहते हैं। ये गेहूं का मामा, गेहूं का मामा कहते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका जो टेस्ट वेट होता है यानी वजन 1000 दानों का, वो होता है 2 ग्राम। ये जो गेहूं का प्रमुख खरपतवार है, गेहूं का प्रमुख खरपतवार है, या नकलची खरपतवार भी कह सकते हैं। गेहूं का प्रमुख नकलची खरपतवार है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 13 कि 1 हेक्टेयर में आलू की बीज दर, या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि आलू की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है। तो आलू की जो बीज दर होती है, ये होती है आपकी 100 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 100 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये है हेक्टेयर, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। अगर हम आलू की बात करें तो आलू का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ये आपका फर्रुखाबाद जनपद में होता है। फर्रुखाबाद जो है जनपद में होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। वहाँ पर जो है आलू का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम आलू की बात करें और डिटेल में, तो आलू में आपका एक रोग लगता है जिसे हम क्या कहते हैं? अगेती झुलसा। कौन सा रोग होता है? अगेती झुलसा रोग लगता है। ये इसका जो है प्रमुख रोग है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि किस तेल में खली में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी वो कौन सी खली है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो वो है आपकी खली कुसुम की खली। कौन सी खली है? कुसुम। कुसुम की खली में जो है आपकी नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कुसुम की खली। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, मैं कलर चेंज कर लूँ। क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि किस तेल की, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि अर्धसाली गन्ने की बुआई कब करते हैं। यहाँ पर अर्धसाली नहीं, अर्धसाली होगा। अर्धसाली गन्ने की बुआई कब, बुआई का उपयुक्त समय। तो जो अर्धसाली गन्ना होता है, इसकी बुआई का जो उपयुक्त समय होता है, ये आपका होता है जुलाई से अगस्त। कब होता है? जुलाई से अगस्त। जुलाई से अगस्त जो है इसका उपयुक्त समय होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। और गन्ना आपकी जो है एक नगदी फसल है। कौन सी फसल है? नगदी फसल है, या इसी को व्यापारिक फसल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यापारिक फसल भी इसी को कहा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम गन्ने की और बात करें तो गन्ना जो है आपका क्षेत्रफल के मामले में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में उपयुक्त होता है। जो अपना यूपी है, वो जो है गन्ना के जो है क्षेत्रफल के उत्पादन में गन्ना आपका प्रथम स्थान पर जो है राज्य, वो आपका उत्तर प्रदेश है। और अगर उत्पादकता देखी जाए तो जो उत्पादकता है, ये आपकी जो है, जो इसकी उत्पादकता है, सॉरी इसके लिए, हाँ ये क्वेश्चन था। इसकी जो उत्पादकता है वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर देखी जाए
तो वो है आपका तमिलनाडु। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर देखी जाए तो तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु सबसे फर्स्ट नंबर पर है। और वैसे तो आपका जो है यूपी है ही है, वहाँ पर उत्पादकता जो है सबसे ज़्यादा है, प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता वही इसकी है। और अपने यूपी में जो है क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण जो है यहाँ पर इसका एवरेज दिया जाता है। अन्यथा प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता जो देखी जाए तो आपकी तमिलनाडु और महाराष्ट्र वगैरह ये सब राज्य माने जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि मूंगफली के 1000 दानों का वजन होता है, 1000 दानों का वजन होता है। तो जो मूंगफली के 1000 दानों का वजन होता है ये होता है आपका 200 से 250 ग्राम। कितना होता है? 200 से 250 ग्राम जो है, यहाँ से लिख देता हूँ 200 से 250 ग्राम, ये जो है इसका आपका 1000 दानों का वजन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, अगर हम मूंगफली की बात करें तो मूंगफली जो सबसे ज़्यादा उगाया जाता है आपके किस राज्य में उगाया जाता है? तो ये उगाया जाता है आपके गुजरात राज्य में, ये सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है मूंगफली का। मूंगफली का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा आपका गुजरात राज्य करता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि मूंगफली में टिक्का रोग का कारण। तो जो मूंगफली में टिक्का रोग का कारण होता है ये होता है आपका सार्कोस्पोरा। सार्कोस्पोरा जो है ये इसका जो है सिम्टम देखा गया है, इसके कारण जो है मूंगफली में टिक्का रोग लगता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि गेहूं की पहली बौनी किस्म। तो जो गेहूं की पहली बौनी किस्म है वो आपकी है नोरिन 10। कौन है? नोरिन 10। और ये आपकी गेहूं में जो है बौनेपन, हाँ बौनी किस्म के लिए, बौनेपन के लिए उत्तरदायी आपकी यही है नोरिन 10, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? ड्वार्फ वैरायटी कहते हैं, यानी बौनी किस्म को हम ड्वार्फ वैरायटी भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि गेहूं में, क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि गेहूं में क्रांतिक अवस्था, यहाँ पर सिंचाई होगा, गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था। तो जो गेहूं की क्रांतिक सिंचाई की अवस्था होती है वो होती है CRI। ये आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। CRI जो स्टेज होती है ये आपकी गेहूं की प्रमुख क्रांतिक अवस्था होती है। अब ये कितने दिनों बाद होती है? तो ये लगभग 21 से 25 दिन के अंदर इसकी सिंचाई हो जानी चाहिए। 21 से 25 डेज के अंतर जो है इसकी सिंचाई हो जानी चाहिए CRI स्टेज। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्राउन रूट इनिशिएशन। क्राउन रूट इनिशिएशन जो इसका फुल फॉर्म होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि गन्ने में अंधी गुड़ाई कब करते हैं? यानी जब गन्ने में हम अंधी गुड़ाई करते हैं, एक तो क्वेश्चन ये आपका हो गया कि अंधी गुड़ाई किससे संबंधित है? तो है आपकी गन्ने से संबंधित। अब दूसरा क्वेश्चन बन गया आपका कि ये कब करते हैं, कितने दिनों में करते हैं, कितने समय बाद अंधी गुड़ाई करते हैं? तो ये करते हैं 1 से 2 सप्ताह में, 1 से 2 सप्ताह या 1 से 2 वीक में जो है अंधी गुड़ाई करने में करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि विश्व पशुधन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पशुधन दिवस जो है ये आपका मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है विश्व पशुधन दिवस? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो विश्व पशुधन दिवस जो आपका मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका 4 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को
मनाया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि पूसा बोल्ड होमवर्क, HW होमवर्क को कहा जाता है। तो एक मैं आपका क्वेश्चन देता हूँ, जैसे पूसा बोल्ड है, पूसा बोल्ड ये किसकी किस्म है, किसकी किस्म है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लूँ, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। जैसे आपका हुआ ललित किस्म किसकी है, ललित जो वैरायटी है ये किसकी है, ललित किस्म किसकी है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि राधे किस्म किसकी है, राधे किस्म किसकी है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सभी को जय हिंद, जय भारत। जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना। हमारे YouTube चैनल का नाम है रामपुर स्टडी, रामपुर स्टडी। आप लोग जैसे ही YouTube पर सर्च करोगे वैसे ही रामपुर स्टडी का आप लोगों को लोगो दिखेगा, उसको आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इस तरह के वीडियो आप लोगों के मोबाइल में नोटिफिकेशन आता रहेगा और हमें भी मोटिवेशन प्राप्त होता रहेगा। तो इसी तरह का मैं वीडियो बनाता रहूँगा। सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।